गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 4। अभी तक हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1, 2, ऐसे करके हम आज 5 उदाहरण है हमारे। उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। तो आज हम इन्हें देखेंगे और इन पे अच्छे से चर्चा करेंगे और इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। है ना, क्या बोल रहे हैं? ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, ये समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इनके जो हल आएंगे उन्हें हमें रोस्टर रूप में लिखना है ना, मतलब समुच्चय में रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस समीकरण के हमेशा दो उत्तर आते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, तो इस एक्स की दो है ना, एक्स के दो मान आएंगे। ठीक है, तो हम उन्हें निकालेंगे, फिर उन्हें हम रोस्टर रूप में समुच्चय में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसका हल क्या होगा? इक्वल्स टू 0 का हल। तो देखिए, इसे हम एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू में लिख सकते हैं। है ना, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू। है ना, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू। ठीक है, तो आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, ये दो आएंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हल में देखिए, प्रदत्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। इस समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 को हम एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। है ना, अब देखिए एक्स माइनस वन गुणा एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 है ना। ये हमने पहले भी हल किए हैं, लेकिन देखिए अगर ये देखो, ये कितना शून्य के बराबर है, और ये शून्य कब आएगा? ये दोनों भी शून्य हो, है ना। तो एक्स माइनस वन को शून्य के बराबर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। और फिर एक्स प्लस टू को जो हम शून्य के बराबर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा? माइनस टू आएगा, है ना। तो अर्थात एक्स का मान क्या हुआ? 1 हुआ और -2 हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या था। समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। हमें इसके हल को, है ना, ये समीकरण में एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स के दो मान आएंगे, है ना। इन दोनों मानों को, मतलब जो जो इस समीकरण के हल है, उन्हें हमें समुच्चय में रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को हम एक्स माइनस वन गुणा एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। फिर एक्स माइनस वन को हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स का मान 1 आएगा, और फिर एक्स प्लस टू को जो हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स का मान -2 आएगा। ठीक है, तो एक्स के हल कितने आए? 2 आए, और उनसे 1 और -2। अतः प्रदत्त समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम रोस्टर रूप में क्या करते थे? रोस्टर रूप में अवयवों को, है ना, अर्धविराम से पृथक करके मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते थे। ठीक है, तो एक्स का मान 1 है और -2 है। ठीक है, तो 1 और -2 अवयव हुए, है ना, इस समुच्चय के। तो 1 और -2 इन्हें हम अर्धविराम से पृथक करेंगे और मंझले कोष्ठक से, है ना, मंझले कोष्ठक के भीतर इन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हुआ? है ना, एक्स का मान नहीं, मतलब एक्स समुच्चय जो है। ठीक है, एक्स समुच्चय क्या हुआ? 1 कॉमा, है ना, अर्धविराम -2, और ये किसके अंदर लिखा है? मजले कोष्टक। ठीक है, तो ये समुच्चय जो हमें रोस्टर रूप में लिखना था, उसका मान हुआ 1, -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1। समझ आ गया? चलो हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, समुच्चय, है ना, एक्स के सभी समुच्चय जहां एक्स एक, है ना, एक्स एक क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे एक्स को क्या बताया है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है ना, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वह 40 से कम है। इसे हमें रोस्टर रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ एक्स क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हैं ना, इंटीजर, और धनात्मक में पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पूर्णांक अभी हमने देखा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि पूर्णांक जैसे -4 -3, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब जैसे -9 -8 -7, है ना, ये, और
जब हम जीरो के बाद भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये जो होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये जो पूर्णांक है इसमें हमें धनात्मक भाग लेना है ना। धनात्मक मतलब हम सिर्फ जीरो के बाद के लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। हम ये सिर्फ यही पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 40 से कम है। ठीक है, अब हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो धनात्मक एक्स स्क्वायर एक, है ना, अगर हम एक्स का मान एक रखें, ठीक है, तो एक भी 40 से कम है ना। एक का जब हम एक का वर्ग करेंगे, है ना, तो एक की घात जब दो करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, जो कि क्या है, 40 से कम है। ऐसे ही अगर हम एक्स का मान दो रखेंगे, ठीक है, और दो का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 40 से कम है। ऐसे ही हम एक्स का मान जब तीन रखेंगे और तीन का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, वो भी 40 से कम है। मतलब एक, दो और तीन, ये क्या है, हमारे समुच्चय में आएंगे। ठीक है, ऐसे जब हम एक्स का मान चार रखेंगे तो चार का वर्ग क्या होता है, 16 होता है ना, जो कि 16 क्या है, 40 से कम है ना, तो चार भी समुच्चय का भाग होगा। ऐसे ही जब हम x का मान पांच रखेंगे, है ना, तो पांच का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, जो कि 40 से कम होता है। ठीक है, तो पांच भी हमारे समुच्चय का भाग होगा। ऐसे ही जब हम छह का मान छह का जब हम x का मान छह रखेंगे तो छह का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, और 36 भी 40 से कम होता है ना, अर्थात छह भी हमारे समुच्चय का भाग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सात रखेंगे x का मान, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो रहा है तो हम, है ना, हम धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या ही लेंगे, है ना, इसलिए हमने एक से शुरू किया। ठीक है, और हमने एक से लेकर छह तक देखा, जो कि हमारे समुच्चय का भाग हो रहे हैं, है ना। इसके मुताबिक कि एक्स स्क्वायर जो है वह 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक्स का मान सात रखें, ठीक है, तो सात का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, लेकिन 49 क्या है, 40 से कम नहीं, मतलब हम इसके मुताबिक नहीं। ठीक है, तो हम सात को एक्स का मतलब सात को हम इस समुच्चय का भाग नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस समुच्चय का भाग क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह अभिष्ट संख्या है, अतः समुच्चय क्या होगा हमारा, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, मजले कोष्ठक के भीतर सारे अवयवों को अर्धविराम से पृथक करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अवयव क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, तो हम इन्हें एक, दो, तीन, चार, पांच और छह को अर्धविराम से पृथक करके इन्हें मजले कोष्ठक के भीतर लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा समुच्चय, है ना। इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना था। ठीक है, तो ये रहा हमारे रोस्टर रूप में। ठीक है, मजली कोष्ठक के अंदर हमने सारे अवयव पृथक करके अर्धविराम के साथ पृथक करके लिख दिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। समुच्चय ए इक्वल्स टू, ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 4 9 16 25, है ना, और तीन बिंदु लगी है, मतलब ये अनंत तक जाएगा, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। है ना, प्रश्न क्या है, प्रश्न में हमें रोस्टर रूप में एक समुच्चय दिया हुआ है ना, ये रोस्टर रूप है क्योंकि मजले कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव हैं वह क्या अर्धविराम से पृथक करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम देखकर बता सकते हैं यह एक रोस्टर रूप है ना। अब हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में, है ना, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते थे, सबसे पहले हम इनमें एक ऐसा विशेष गुणधर्म देखते थे, है ना, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विशेष गुणधर्म को हम देखते हैं, जो कि सिर्फ इस समुच्चय के अवयव में पाया जाएगा, है ना। जो अवयव इस समुच्चय के भीतर है वह गुणधर्म सिर्फ उनमें पाया जाएगा, और इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस गुणधर्म को देखेंगे, है ना, और अगर हमें वो गुणधर्म मिल गया तो हमें सिर्फ इस रूप से उसे लिखना है। ठीक है, तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म से, है ना, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समुच्चय दिया है ए, है ना, इसमें अवयव क्या है, एक है, चार है, नौ है, 16 है और 25 है। ठीक है, इसे आपको देख के लगता है कि यार ये जो एक है ये एक का वर्ग है ना, जो चार है ये दो का वर्ग है, ऐसे ही जो नौ है वो तीन का वर्ग है, ऐसे ही जो 16 है वह चार का वर्ग है, ऐसे ही जो 25 है वह क्या है, पांच का वर्ग है ना। और ये अनंत है, मतलब इसके बाद भी जो संख्या है वह भी कुछ इसी प्रकार की है। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग है ना, जैसे एक एक का है, चार दो का है, नौ तीन का है, 16 चार का है, 25 पांच का है ना। तो देखते आ रहे हैं जैसे एक का भी है,
दो का भी वर्ग है, तीन का भी है, चार का भी है ना। तो ये हमें इसे देखकर लगता है, और ये क्या अनंत तक जा रहे हैं, है ना। तो इससे हमें पता चल रहा है क्या गुणधर्म है, कि ये जो अवयव है वह एक प्राकृत संख्या का वर्ग है ना। हर एक अवयव एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है। तो और हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं, है ना, हल लिखते हैं। समुच्चय ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। समुच्चय ए कैसे, है ना, है ना, एक्स सच दैट एक्स, है ना, मतलब एक्स लिखेंगे कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है ना। एक्स कोलन एक्स क्या है, और फिर गुणधर्म लिखेंगे क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ऐसे हम रोस्टर रूप से सेट बिल्डर रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स कोलन एक्स और जो गुणधर्म है क्या, यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है ना। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। विकल्पता हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो हम वह गुणधर्म लिखते हैं, है ना, सीधा सीधा जैसे हम लिखते हैं, या फिर इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्या है ना, मझले कोष्ठक के अंदर एक्स सभी एक्स के लिए, है ना, जो जहां एक्स क्या है, एन स्क्वायर है ना, एन का वर्ग है। ठीक है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एन से निरूपित कर रहे हैं, है ना, एन स्क्वायर से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ एन क्या है, देखो ये एप्सिलॉन आ गया, और ये एन क्या है, जो प्राकृत संख्याओं को निरूपित करता है। ठीक है। तो स्मॉल एन है ना, छोटा एन, है ना, एप्सिलॉन बड़ा एन, है ना। तो यहाँ एन क्या किसे निरूपित कर रहा है, प्राकृत संख्या को निरूपित कर रहा है। ठीक है। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, या फिर एक्स कोलन एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या दर्शा रहा है, वर्ग को दर्शा रहा है ना। यहाँ हमने एक्स को एन माना, है ना, और एन का वर्ग किया, है ना। तो यहाँ पे हर एक अवयव का वर्ग, है ना, यह इसे दर्शा रहा है, जहाँ की एन क्या है, एन ये वाला जो एन है वह क्या है, यह एक प्राकृत संख्या है ना, जो कि एप्सिलॉन द्वारा हमें बताया जा रहा है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है। हमारे पास प्रश्न क्या है कि ये जो समुच्चय है ना, ये जो समुच्चय है इसे हमें, ये रोस्टर रूप में है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है। जो समुच्चय में ध्यान से अगर आप इसे देखें तो क्या है, 1/2 है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो इसका अंश है ना, ये जो अंश है न्यूमरेटर है, वह उसके हर से एक कम है ना। जैसे ये एक है तो ये दो है ना। जैसे इसका जो हर है वह तीन है, तो इसका जो अंश है वह दो है। ऐसे ये तीन है, ये चार है ना। इसमें क्या है, ये हर एक अवयव के जो अंश है वह उसके हर से कितना एक कम है ना। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो हमें इसे रोस्टर रूप से कहाँ पे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है। इतना समझ आया कि इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक में जो अंश है वह उसके हर से एक कम है। ठीक है। तो चलिए हम हल देखते हैं। हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से एक कम है ना। दिए गए समुच्चय के प्रत्येक जो अवयव है ना, उसका अंश क्या है, उसके हर से एक कम है ना। यह भी कि अंश एक प्राकृत संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर एक से अधिक होती जाती है। ठीक है। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं, ये जो उसका हर है ना, जो हर है, नहीं हर नहीं, जो अंश है ना, जो अंश है वह क्या है, एक से लेके छह तक एक प्राकृत संख्या है ना, और जो कि धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, है ना। जो उसका अंश है वह क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और वह एक से प्रारंभ होकर छह तक जाती है ना। और लेकिन छह से अधिक नहीं जाती है ना, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, लेकिन छह के बाद सात नहीं है ना, सिर्फ एक से लेकर छह तक जाती है। अतः समुच्चय निर्माण रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं। देखो, हमें पता चल गया कि उसका गुणधर्म क्या है ना। गुणधर्म में ये है कि जो उसका अंश है वह उसके हर से एक कम है, और जो उसका अंश है वह एक से लेकर छह तक जा रहा है। ठीक है। तो आइए हम इसे
सेट बिल्डर या फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो क्या है, x:x इक्वल्स टू n/n+1, है ना। अब n/n+1 का मतलब क्या, इसे हम x को n/n+1 के रूप में लिख रहे हैं। सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, n/n+1 के रूप में है, जहाँ पे n क्या है, n है एक प्राकृत संख्या जो कि 1 से लेके 6 तक है ना। n क्या है, 1 से लेके 6 तक है। n का मान क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके अधिक नहीं हो सकता, ना ही उससे कम हो सकता है। और n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर n का मान 1 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 1/1+1, तो क्या होगा, 1/2, है ना, ये आ गया। अगर n का मान 2 होगा तो क्या होगा, 2/2+1, कितना हो गया, 2/3 हो गया, है ना। ऐसी n का मान जब 3 होगा तो क्या होगा, 3/4 होगा, है ना। 3/3+1 तो क्या हुआ, 3/4, है ना। ऐसे ही अगर जब n का मान 4 हो तो क्या होगा, 4/4+1 मतलब 4/5। ऐसे जब n का मान 5 होगा तो ये होगा 5/6। और जब n का मान 6 होगा तो क्या होगा, 6/6+1 मतलब 6/7, है ना। तो इससे हम समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में भी आ सकते हैं, है ना। हमने देख लिया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो समुच्चय निर्माण रूप है वह सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, n/n+1 के रूप में है, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है और जिसका मान 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, उदाहरण नंबर 5, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए, है ना। यहाँ पर हमें रोस्टर रूप में दिए गए हैं समुच्चय, और यहाँ पे हमें, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, है ना। अब हमें इनसे इनका सही मिलान करना है। ठीक है, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चय से सही मिलान हमें करना। ठीक है, तब देखिए, प्रिंस, है ना, इसमें हमें रोस्टर रूप में दिया हुआ है PRINCAL, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो डी है इसमें क्या लिखा है, शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। इसका गुणधर्म क्या है, शब्द क्या है, प्रिंसिपल का एक अक्षर है ना। मतलब सभी एक्स के लिए समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हम जब इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम रोस्टर रूप में हर एक अवयव को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो पी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, एन आएगा, सी आएगा, है ना। फिर आई और पी हो चुके हैं तो ये नहीं आएंगे, ए आएगा और एल आएगा, है ना। तो क्या होगा, PRINCAL। तो एक के क्या है, डी के साथ इसका मिलान होगा, है ना। ऐसे शून्य क्या है, अगर आप शून्य देखें तो सी देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक पूर्णांक है और x+1 1 के बराबर है ना। x+1 जब 1 के बराबर है तो x क्या होगा, 1 - 1, मतलब x का मान क्या होगा, शून्य, है ना। शून्य, उसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो 2 का मिलान सी से होगा। ऐसे ही यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ए को देखें तो इसमें लिखा है सभी एक्स के लिए समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है ना। तो 18 के भाजक जो कि धन पूर्णांक हो वह कौन से होंगे, है ना। 1 होगा, 2 होगा, है ना, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा, 6×3 = 18, है ना। 7 से नहीं कटता है ना, 8 से भी नहीं कटता, 9 से कटेगा, 9×2 = 18, और खुद 18 से कटेगा, 18×1 = 18। क्या उनसे हुए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, है ना। और रोस्टर रूप में हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18, है ना। तो हम इसका मिलान ये से कर सकते हैं, है ना। और फिर अंत में क्या बचा, 3, -3, है ना, रोस्टर रूप में। तो अगर हम बी को देखें तो यहाँ बी में क्या है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और x² - 9 शून्य के बराबर, है ना। तो अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा, x² - 9, है ना, क्या होता है, x - 3 गुणनफल x+3 = शून्य, है ना। तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चौथे को बी से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो हल हम एक बार देख लेते हैं। चूंकि डी में शब्द प्रिंसिपल में 9 अक्षर हैं और 2 अक्षर पी और आई की पुनरा है ना पुनरावृत्ति हुई है, अतः एक का सही मिलान डी से होता है। ठीक है, जो डी है ना, उसमें 9 अक्षर हैं, लेकिन उसके जो 2 अक्षर हैं पी और आई, वो दो, दोबारा आ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं गिनेंगे। इसलिए जो बाकी अक्षर है उनके समुच्चय को हम लिखेंगे, है ना। और उसका जब हम समुच्चय लिखेंगे रोस्टर रूप में तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो हम डी को 1 से मिलान कर सकते हैं। ऐसे ही
दूसरे का सही मिलान सी से होता है, क्योंकि एक्स प्लस एक जो है ना, उसका मान क्या है, एक है, तो एक्स प्लस एक इक्वल्स टू एक, तो एक क्या है उस तरफ जाएगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। यह भी कि एक दो तीन छह नौ और 18 में से प्रत्येक 18 का भाजक है ना, इसलिए हम तीन का मिलान ए से कर सकते हैं, है ना। और अंततः चौथे का मिलान हम बी से कर सकते हैं, क्यों, अंत में एक्स स्क्वायर माइनस नौ शून्य के बराबर होगा, अर्थात एक्स का मान तीन होगा माइनस तीन होगा, है ना, इसलिए, है ना, चौथे का सही मिलान बी से होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर एक दो तीन चार और पांच अच्छे से देखे और समझे। बाकी अगले भाग में है रिक्त समुच्चय, जिसे हम एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं, और परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नाम से जानते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।